हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 33 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 6 विच इज़ रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। और ये आपका लास्ट सेशन है फॉर द यूनिट 6। देन उसके बाद जो है हम PYQ सीरीज़ जो है वो रिलेटेड करेंगे। आपका जो यूनिट 3 मैंने जो थ्योरी स्टार्ट कर रखी है उसी के साथ साथ अब हम यूनिट 3 के PYQs देखेंगे। देन सारे के सारे यूनिट कवर होने के बाद देन हम PYQ सीरीज़ जो है वो फाइनली स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू ऑल द एग्ज़ाम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि फोटोकेमिकल स्मोक और लंडन स्मोक, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक और लंडन स्मोक या फिर क्लासिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका नॉक्स, हाइड्रोकार्बन्स और ओजोन। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपकी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? क्लासिकल स्मोक के लिए। किसके लिए? क्लासिकल स्मोक के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 बी विल बी दी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन रीजन दे रखा है आपको, फॉस्फोरस लिमिट यूट्रोफिकेशन। फॉस्फोरस द लिमिट यूट्रोफिकेशन इफ नाइट्रोजन इज 8 टाइम मोर अबंडेंट देन फॉस्फोरस इन फ्रेश वाटर। तो देखो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होती है? CNP कंसंट्रेशन जो बेसिकली आपकी होती है वो कितनी होती है? कार्बन का कंसंट्रेशन जो है वो रहता है आपका 106, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर। और आपका न्यूट्रिएंट लिमिटेशन की मैं बात करी तो न्यूट्रिएंट लिमिटेशन में आपका कार्बन का रेशियो जो रहेगा 106 और नाइट्रोजन का 16 और फॉस्फोरस का 1, ठीक है। 106, 106, 16 और 1 जो है आपका क्या है? न्यूट्रिएंट लिमिटेशन। क्या होती है? न्यूट्रिएंट लिमिटेशन होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर फॉस्फोरस लिमिट यूट्रिफिकेशन इफ़ नाइट्रोजन इज़ 8 टाइम मोर अबंडेंट। तो यहाँ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर 8 टाइम मोर अबंडेंट है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस, तो ये यहाँ पे फॉस्फोरस क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर है। फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस लिमिटिंग फैक्टर है। अगर फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हम जो घरों में हम जो वो फील्ड्स में हम फर्टिलाइज़र्स अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं घरों में या सीवेज से जो है आपका, अगर आपका फॉस्फेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यूट्रोफिकेशन जो है वो आपका इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होएगा? इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? Both A and R are the correct and R is the correct explanation of A. तो phosphorus limit the eutrophication if nitrogen is 8 time more abundant than phosphorus in fresh water. तो phosphorus क्या हो गया? It is the limiting factor for the eutrophication. eutrophication में अगर concentration of phosphorus increase होता है, sources क्या रहेंगे आपके? डिटर्जेंट, सीवेज और फर्टिलाइजर्स। अगर कंसंट्रेशन आपका फ्रेश वाटर में इंक्रीज होता है तो क्या होगा? यूट्रोफिकेशन कॉज होगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट रीज़न देखते हैं। अबाउट 8 टाइम मोर नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड देन फॉस्फोरस फॉर प्लांट ग्रोथ। 8 टाइम मोर जो आपका नाइट्रोजन है वो रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 8 टाइम मोर नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड देन फॉस्फोरस। 8 गुना फॉस्फोरस जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस। सेम वही बात कर रहा है, ठीक है। सेम जो रीज़न जो है वो इससे आपके असर्शन से कनेक्टेड है, करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्योंकि एक्सेस नाइट्रेट होगा, अगर एक्सेस नाइट्रेट होगा फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ तो क्या होगा आपका? यूट्रोफिकेशन कोज होएगा। अगर बोथ न्यूट्रिएंट में कंट्रीब्यूट दी यूट्रोफिकेशन, तो NP रेशो का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर NP रेशो में से कोई भी जो है, कोई भी फैक्टर अगर इंक्रीज़ होगा तो आपका यूट्रोफिकेशन जो है वो कॉज होगा, और अगर कोई भी फैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होगा
तो आपका प्लांट ग्रोथ भी जो है वो क्या होगा, अफेक्टेड होंगी। तो बोथ द रीजन आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गॉसियन प्लूम मॉडल। गॉसियन प्लूम मॉडल से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं वो यही इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि आपको कोई स्टेटमेंट दे रखी है और उससे उसके वो पूछ रखे हैं, ऑप्शंस में ये दे दिया कि जो हम एज्यूम करते हैं, एजम्पशन जो करते हैं वो आपको ऑप्शन में दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये इस तरीके के लेक्चर से देखना है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और जानकारी चाहिए गॉसियन प्लूम मॉडल के बारे में, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं विच इज़ रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। तो गॉसियन प्लूम मॉडल, द इफेक्टिव स्टैक हाइट इज द सम ऑफ एक्चुअल स्टैक हाइट। इफेक्टिव स्टैक हाइट इज द सम ऑफ एक्चुअल स्टैक हाइट एंड द प्लूम राइज विद डिपेंड अपॉन। प्लूम राइज जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके बॉयंसी एग्जॉस्ट गैसेस पे, ठीक है, किस तरीके की गैसेस जो है वो निकल रही हैं। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर एज्यूम करके क्या चलते हैं, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, नो, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मोमेंटम जो है। और एमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट, एमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट पर भी आपका क्या करता है, सॉरी, नॉट द एमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट, तो बॉयंसी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस पे डिपेंड करेगा आपका इफेक्टिव स्टैक हाइट, स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर पे और मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके का एग्जॉस्ट गैसेस का मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में है, किस तरीके की विंड वेलोसिटी जो है वो फ्लो कर रही है। तो तीन चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा। क्योंकि एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट जो है वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, एमिशन रेट ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द स्टैक हाइट जो है हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बॉयंसी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एसर्शन 3 इज मोर टॉक्सिक देन आर्सेनिक, सॉरी, एसर्शन दे रखा है आर्सेनिक 3 इज मोर टॉक्सिक देन आर्सेनिक 5 तो आर्सेनिक 3 जो है आपका ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू आर्सेनिक 5, येस दिस इज़ करेक्ट। आर्सेनेट और आर्सेनाइट मैंने बताया था ना, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का हम सॉल्व कर चुके हैं। वो जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये बहुत ईजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा आज, कि आर्सेनिक 3 जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू आर्सेनिक 5। रीज़न क्या कह रहे हैं कि आर्सेनिक 4 बाइंड द सल्फोड्राइल ग्रुप एंड मोर स्ट्रांगली देन आर्सेनिक 3। नहीं, इस केस में क्या हो गया कि आर्सेनिक 3 जो है वो आपका स्ट्रांगली बाइंड करता है, ना कि आर्सेनिक 5, ठीक है। तो रीज़न क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। इसमें से देख लेते हैं, हमें पेस्टिसाइड्स दे रखे हैं और टारगेट्स क्या क्या होते हैं। तो एवीसाइड का टारगेट क्या होगा, एवीसाइड, एवी दैट इज रिलेटेड टू, दे आर टॉकिंग अबाउट बर्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट दी बर्ड्स, ठीक है। तो एवीसाइड के लिए क्या होगा, पी का 3, बर्ड। डिसइंफेक्टेंट्स किसके लिए यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे वाटर में हम करते हैं आफ्टर टर्शियरी ट्रीटमेंट डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। हर्बिसाइड्स किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए। पेस्टिसाइड, पीसीसाइड, ठीक है, पीसीसाइड फिश के लिए। तो पीसीसाइड विच इज़ रिलेटेड टू फिश, एविसाइड विच इज़ रिलेटेड टू बर्ड, डिसइंफेक्टेंट विच इज़ रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हर्बिसाइड विच इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।